हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं। एक्चुअली इसका जब इंप्लीमेंटेशन हुआ था तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के नाम से जानते हैं। और ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी स्क्रीन पर आप देखोगे 2026, 2022, 2021, 2016, 2017, 2015, 2012, 2004, 2003 इतना बार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट हुआ है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो हम लोग सारे क्वेश्चंस जो हैं, जो मैंने क्वेश्चन आपके अभी थंबनेल पे लिखा है, वो सारे ईयर्स के क्वेश्चंस भी डिस्कस कराऊंगा। और अब आपको रियलाइज हो गया होगा कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको ये भी रियलाइज हो गया होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी रिपीट करती है। ओके, दिस इज अबाउट मी। आप चाहो तो डिटेल पढ़ सकते हो मेरे बारे में। मैंने खुद सीएपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट का रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया है, यूपीएससी प्रीलिम्स 3 बार क्वालिफाई किया है। तो ओके, सबसे पहले हम आपको एक आइडिया देते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में पूछा गया है ना। ओके, 2015 में, 2004 में पूछा गया मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, वही सेम चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 2012 में, ठीक है। फिर 2003 में पूछा गया मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के बारे में। 2004 में एक जगह उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेट करना था, उसमें पूछा गया। फिर वही नहीं, 2026 में इस साल क्वेश्चन आया, 2026, 2022 सब में क्वेश्चन आए, और वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहो तो देख सकते हो, है ना। जैसे लेट मी शो, ये 2026 में क्वेश्चन आया, ठीक है। फिर 2022 में क्वेश्चन आया। तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा सारे वीडियोस का आंसर भी। ओके, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने खुद ही समझ गए। जब कोई चीज बहुत बार बार रिपीट हो रही है तो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। सो मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जानते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, मॉन्टेगू, एडविन मॉन्टेगू जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे फॉर इंडिया के लिए। ये आप जानते हो कि एक कॉन्सेप्ट होता था, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे जो ब्रिटेन में बैठते थे लेकिन इंडिया के लिए वो सारा काम करते थे। और दूसरा है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, जो कि इंडिया में रहते थे, है ना। और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटेन में रहते थे। तो इन दोनों को मिलकर ये नाम बना था मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो इन लोगों ने एक रिपोर्ट सबमिट किया 1918 में। सो टेक्निकली मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1918 में सबमिट किया गया था, जिसको मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं शॉर्ट में। लेकिन जब इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 पास किया गया ब्रिटेन की पार्लियामेंट के द्वारा, तो 1919 में पास किया गया, इसलिए इसको 1919 भी जनरली कह देते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें थी, जैसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्या क्या इसमें रिकमेंडेशन था। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल आज का पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की इक्विवेलेंट समझ लो। इसमें 2 हाउसेस होंगे, यानी 2 हाउसेस, बाइकैमरलिज्म। एक को कहेंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, फर्स्ट को, जो सिमिलर है आज के दिन लोकसभा जैसा, और काउंसिल ऑफ स्टेट जो सिमिलर है आज की राज्यसभा जैसा। तो सेंट्रल लेवल पर 2 हाउसेस होगा। प्रोविंसेस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोविंसेस में डुअल गवर्नमेंट या डायरकी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि गवर्नर्स जो होंगे जो ब्रिटिश के द्वारा अपॉइंटेड थे, और कुछ इलेक्शंस भी होगा कुछ लेवल, स्मॉल लेवल का, जिसमें इंडियन मिनिस्टर्स भी होंगे। लेकिन इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, याद रखिएगा। यानी सबको एक वोट देने का अधिकार नहीं था, बहुत लिमिटेड लोग को वोट देने का अधिकार था। अब लोग जाते हैं नंबर ऑफ वोटर्स को इंक्रीज किया गया, लेकिन वही अगेन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं लाया गया। यानी ऐसा नहीं कि एवरीवन 18+ है, इनको वोट देने का अधिकार है, ऐसा कुछ नहीं था, है ना। ये मैंने बता दिया। वाइसरॉय के पास पावर होगा टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस, जैसे कि आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर होता है। और वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 इंडियन रहेंगे आउट ऑफ 8, ये भी था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रल लेवल पर, यानी पार्लियामेंट या इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 2 हाउसेस होंगे। इवन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि आज का इक्विवेलेंट टू लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, है ना। जैसे आज लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, वैसे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेचर होता है, तो उसमें 2 हाउसेस होंगे, है ना। जैसे आज होता है ना बहुत कुछ, आई थिंक 6 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, 2 हाउसेस है। वैसे ही उस टाइम में एस्टैब्लिश किया गया कि प्रोविंसेस में, ब्रिटिश प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स मतलब में 2 हाउसेस होंगे। डायरकी, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। देखो डायरकी होता क्या है, प्रोविंसेस में था ये डायरकी, यानी स्टेट्स में, जो ब्रिटिश प्रोविंशियल स्टेट्स होते हैं उसमें गवर्नर होते थे जो ब्रिटिश अपॉइंटेड। तो जितना इंपॉर्टेंट पावर है इनके पास था, इनको कहते हैं रिजर्व सब्जेक्ट्स, इन्होंने अपने पास रिजर्व कर लिया था। सो रिजर्व सब्जेक्ट्स में जितने इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर, आर्मी, पुलिस। और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, यानी जो इंडियन मिनिस्टर्स इलेक्ट होंगे, इलेक्शन होगा उसमें इंडियन मिनिस्टर्स इलेक्ट होंगे, तो ऑफकोर्स इंडियंस ही इलेक्ट होंगे, इसलिए कि आबादी तो इंडियंस की है ना। तो जो इंडियन मिनिस्टर्स इलेक्ट होंगे उनको कुछ पावर दे दिया जाएगा, उसको ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट आ गया, जो गवर्नर के पावर से ट्रांसफर होगी इनको आया। लेकिन वो लेस इंपॉर्टेंट होगा पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लेकिन जो इतने इंपॉर्टेंट पुलिस, आर्मी, सबसे रिलेटेड मैटर, वो अभी भी रिजर्व सब्जेक्ट रहेगा गवर्नर के पास। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आया हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूं। और ये इंडियन मिनिस्टर्स के पास रहेगा, है ना। डायरेक्ट इलेक्शंस एंड एक्सटेंशन ऑफ कम्युनल फ्रेंचाइजी वुड हैपन, इसके बारे में बताते हैं। देखो आपको पता होगा 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आया था, उसमें मुस्लिम्स को
सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, आपने पढ़ा होगा। ओके, सिमिलरली अब क्या किया उन लोगों ने, एक्सटेंशन ऑफ कम्युनल फ्रेंचाइजी, यानी 1919 में भी सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सटेंड कर दिया सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन पर भी, यूरोपियंस इन लोग को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया शुरू कर दिया गया 1919 के मॉन्टागू केम्सफोर्ड रिफॉर्म में रिकमेंड किया गया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में इंप्लीमेंट किया गया, है ना। ओके, अब फर्दर डिटेल्स जानते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 बनाया गया, और ये मैंने आपको बताया रिजर्व सब्जेक्ट्स जो कि गवर्नर के पास रहेगा, और ये सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पुलिस, जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर, इरिगेशन, फाइनेंस इनके पास रहेगा, और ट्रांसफर सब्जेक्ट जो इंडियन मिनिस्टर्स के पास हो लेस इंपॉर्टेंट वंस, ठीक है। इस पे क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूं, और इसको कहा जाता है डायरकी इन प्रोविंसेस, ठीक है। फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, जैसे आज के दिन लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, वैसे ही सिमिलर टू दैट, है ना। उसको एक्सपैंड किया गया, उसमें इलेक्टेड मेंबर्स के बढ़ाए गए एटसेट्रा, है ना। तो ये सब हुआ, और सेंटर में बाई कैमरल 2 हाउसेस होगा, मैंने बता दिया, काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो कि सिमिलर था राज्यसभा के जैसा, और लेजिस्लेटिव जो लोकसभा के जैसा लेजिस्लेटिव असेंबली होता था, ठीक है। और उसको उस टाइम पर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते थे, जो कि आज की इक्विवेलेंट होगा पार्लियामेंट की, ठीक है। इसके 2 हाउसेस है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सेंट्रल लेवल पर है। और आज जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, आपको पता है वो स्टेट लेवल पर होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट लेवल पर था, जिसके 2 हाउसेस की बात हुई थी ना। तो इसमें जैसे आज टुडे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल 2 हाउसेस होता है, लेकिन यहां पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो इक्विवेलेंट था लोकसभा का है, ठीक है, बिकॉज ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर सेंटर की बात हो रही है। और उस टाइम पर जो लेजिस्लेचर था उसको पार्लियामेंट की जगह इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते थे, जिसमें 2 हाउसेस होता था, काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो कि आज की इक्विवेलेंट है राज्यसभा के, और लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि इक्विवेलेंट है लोकसभा के। ये सब छोटी छोटी चीजें आपको पता होना चाहिए। डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, है ना। तो सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट में बांटा गया कि कुछ कुछ ये चीजें सेंट्रल लिस्ट में आ गया, ये चीजें स्टेट लिस्ट में आ गया। इसको बाद में और डिटेल किया गया था 1935 में, बट ये कॉन्सेप्ट की कौन सा पावर सेंटर के पास, कौन कौन से सब्जेक्ट के पास सेंटर के पास पावर है लॉ बनाने का, और स्टेट के पास लॉ बनाने का पावर, उसको सेपरेट किया गया था ना। एक्सटेंशन ऑफ वोटिंग राइट्स, मैंने आपको बताया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, बहुत स्मॉल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन वोट करते थे, बट उनकी आबादी को थोड़ा सा बढ़ाया गया, है ना। ये सब एलिजिबिलिटी कंडीशन था, तभी आप वोट कर सकते हो, और हार्डली 10% लोग ही वोट कर पाते थे। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, मैंने बताया पहले मुस्लिम्स को दिया गया था 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट्स, और सिख, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियंस इन लोग के लिए कर दिया गया 1919 में मॉन्टागू केम्सफोर्ड रिफॉर्म में, इन लोग को भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिया गया। ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया एस्टैब्लिश किया गया, पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश करने की बात कही गई, है ना। सेपरेट प्रोविंशियल और सेंट्रल बजट्स अलग अलग हो गए, इसकी बात कही गई। फिर कहा यह गया कि 1919 में हम लोग तो लॉ बना रहे हैं, और 10 साल बाद हम लोग एक और स्टैचुटरी कमीशन बनाएंगे। हालांकि वो 10 साल से पहले ही बन गया, 8-9 साल में ही साइमन कमीशन बना दिया गया था। अब जानते हो साइमन कमीशन के बारे में, जब वो इंडिया आया था तो इंडियंस ने कहा था साइमन गो बैक एटसेट्रा, है ना। इसके बारे में पढ़ लेना, 10 साल बाद किया, 9 साल बाद ही आ गया था साइमन कमीशन, है ना। ये सब मेजर चीजें क्रिटिसिज्म आप पढ़ सकते हो ना, कि डायरकी कंफ्यूजिंग थी प्रोविंसेस में, गवर्नर के पास सारा मेन पावर्स था, जब और ओवर राइडिंग पावर्स भी था। अगर इंडियन मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया, गवर्नर को नहीं पसंद आया, इवन वो ट्रांसफर सब्जेक्ट में ही क्यों ना, तो भी उसको ओवरटर्न कर सकते हैं, है ना। ये सब चीजें थी। सेपरेट इलेक्टोरेट कम्युनल अटेम्प्ट था कम्युनलाइज करने का, है ना। तो ये सब चीजें डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी ब्रिटिश की। अब देखो एक चीज रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वेबसाइट पर जाना learnupies.com पे, और ये वेबसाइट है, इसमें ब्राउज कोर्सेस पे जाना, और ये दोनों कोर्सेस है, आप दोनों कोर्सेस देख सकते हो। ये इंग्लिश का है और ये इंग्लिश का है। इस दोनों में एक एक वीडियो मैंने आपको डेमो दिया है, वो डेमो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ओके। इसमें भी, और ये इंग्लिश, प्योर इंग्लिश में, ये इंग्लिश में, ठीक है। आप देख लीजिएगा, अगर आपको पसंद आए तो आप कोर्स ले सकते हो, लेकिन कम से कम डेमो वीडियो जरूर जाके देख लीजिए, ओके। और इसमें हम लोग और भी वीडियोस लाते रहेंगे, इसमें अपकमिंग 2023 तक मैंने प्रोवाइड किया, 2024, 25, 26 को भी हम लोग डालते रहेंगे वीडियोस, ओके। पीवाईक्यूज डिस्कशन, चलो चलते हैं। पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 का क्या काम था, क्लियरली डिफाइंड व्हाट। बहुत आसान है, सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के ज्यूरिसडिक्शन को ही तो डिफाइन किया था, ये लिखा है, देखो ना। डिवीजन सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट बनाया था। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में उसको डिटेल किया गया था, बट मेन आइडिया यहीं से स्टार्ट हुआ, है ना। ओके, वेरी सिंपल आंसर, पी इज द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट, मॉन्टागू केम्सफोर्ड रिफॉर्म जो 1918 में रिपोर्ट आई थी, इसके बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 पास किया गया, पी इज द राइट आंसर, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 जो आया था, उसके प्रिंसिपल फीचर्स क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेस, यस, अभी मैंने बताया। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, नहीं, मुस्लिम्स के लिए तो 1909 में आया था, मॉरलेम इंटो रिफॉर्म्स में, तो ये तो नहीं होगा।
डेवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली पावर बाय द सेंटर टू प्रोविंसेस, यस। सो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी का यानी जो सेंटर के पास पावर था पार्लियामेंट टू मेक लॉज, प्लस स्टेट को भी कुछ पावर्स दिया गया, यस। हाँ, दिया गया, सही है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, सी इज द राइट आंसर। स्टेट्स को भी पावर दिए गए लॉज बनाने से रिलेटेड, है ना। नेक्स्ट है मॉन्टेगो केम्सफोर्ड रिफॉर्म। जब आया तो कुछ लोगों ने अपोज किया, लेकिन मॉडरेट्स ने सपोर्ट किया था मॉन्टेगो केम्सफोर्ड रिफॉर्म को। जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको पसंद नहीं आए, लेकिन मॉडरेट्स थे, उन्होंने सपोर्ट किया और एक्चुअली इंडियन लिबरल फेडरेशन बनाया, डी इज द राइट आंसर। तो आपने पता होगा 1907 में एक बार सूरत स्प्लिट हुआ था, कांग्रेस स्प्लिट हुई थी, इसको सेकंड स्प्लिट माना जाता है। हालांकि ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं माना था, लेकिन आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में मेंशन भी है ना। तो इन लोगों ने इंडियन लिबरल फेडरेशन बनाया, है ना। तो ये बात वही थी, वही मॉन्टेगो केम्सफोर्ड रिफॉर्म रिपोर्ट जो 1918 में आई थी। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 पास किया गया इसी के बेसिस पर। तो कांग्रेस के अंदर जो मॉडरेट्स थे, जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू, इन लोगों ने, एम.आर. जयकर, इन लोगों ने सपोर्ट किया था, इंडियन लिबरल फेडरेशन बनाया था 1919 में, है ना। तो इन लोगों ने मॉन्टेगो केम्सफोर्ड रिफॉर्म को सपोर्ट किया था, तो इन लोगों ने लिबरल पार्टी बनाई थी, है ना। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, ये पूछे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। चौरी चौरा इंसिडेंट क्या हुआ 1922 फरवरी, है ना। मॉरलेमेंटो रिफॉर्म्स 1909, दांडी मार्च 1931, मॉन्टेगो केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1918 में आया था, 19 में इंप्लीमेंट हुआ था, तो आप 18 19 दोनों मान सकते हो, ठीक है। सो आंसर इज 2 के बाद 4, है ना, 2 के बाद 4 1 3, 2 4 1 3, बी इज द राइट आंसर, है ना। से आपको पता होना चाहिए ये सब बेसिक चीजें। नेक्स्ट अगर आप देखोगे 2016 में क्वेश्चन आया, मॉन्टेगो केम्सफोर्ड रिफॉर्म का प्रपोजल क्या चीज से रिलेटेड था? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। ये सारे जितने भी लॉज हैं 1909 मॉरलेमेंटो रिफॉर्म्स, 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थे ना, सिंपल सी बात। डायर की प्रोविंसेस में था, प्रोविंसेस वर्ड ढूंढो कहां पे, ये सेंट्रल है, ये नहीं होगा। डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू प्रोविंसेस इनटू कैटेगरीज, यस। ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट्स, रिजर्व सब्जेक्ट्स गवर्नर के पास होता था, ट्रांसफर सब्जेक्ट इंडियन मिनिस्टर्स को दिया गया था। अब देखो 2017 में क्वेश्चन आया, है ना। अब देखो 2021 में 4 साल बाद उसी क्वेश्चन आया, मॉन्टेगो केम्सफोर्ड रिफॉर्म रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल। आजादी से पहले कभी भी ऑल हर लोग को वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया था, बहुत लिमिटेड था। मैंने आपको पता है, हार्डली 10% पीपल के पास वोटिंग राइट था, तो ये तो गलत हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेव वुमेन रिजर्व सीट्स इन लेजिस्लेचर, यस, ये बात सही है। जब हम कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 डिस्कस करेंगे तो विल डिस्कस, ठीक है। अब देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, वही मॉन्टेगो केम्सफोर्ड रिफॉर्म की बात हो रही है, इसमें रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट की बात कही गई। तो रिजर्व सब्जेक्ट किसके पास रहेगा? गवर्नर के पास, जितने भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसको कैसे एलिमिनेट करना है। इन तीनों में 3-3 ऑप्शन है और यहां पे 4 ऑप्शन है, यानी आपको सिर्फ कोई एक एलिमिनेट करना है। अब आप खुद से सोचो इन चारों में सबसे लेस इंपॉर्टेंट कौन सा है? आप खुद बता दो कि सेकंड जो है लेस इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, वही जुडिशियल सिस्टम, पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, लैंड रेवेन्यू, पुलिस, लैंड रेवेन्यू तो सबसे इंपॉर्टेंट होता था अंग्रेजों के लिए ना। सो सी इज द राइट आंसर 1 3 4 कॉमन सेंस, क्योंकि ऐसे आपको एलिमिनेट करना था आंसर, ठीक है। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। 2022 में पूछा हुआ, देखो 2021 में सवाल आया और नेक्स्ट ईयर भी सवाल आ गया 2022 में। आप देख रहे हो ये टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस आप सोचो। अगर आपको ये चीज पसंद आ रही है तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज इस तरह के हम और भी वीडियोस लाते रहेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑल्सो, है ना। हम लोग की बहुत खुशी होगी अगर आप लोग लाइक्स वगैरह करोगे तो। अब देखो 2026 में क्वेश्चन आया इसी साल, है ना। अब देखो आप खुद रियलाइज करो कि किस तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। और इसलिए मैं कह रहा हूं आप learnupies.com के वेबसाइट पे जाओ और हमारा PYQs का कोर्सेज है उसको देखो, अगर आपको पसंद आए यू कैन गो इट। आप हम लोगों ने डेमो वीडियो भी प्रोवाइड कर रखा है दोनों में, है ना। जेनेसिस ऑफ पॉलिटिकल अलायंस, है ना। सो मॉन्टेगो केम्सफोर्ड रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट असर्शन, करेक्ट पूछा रहा है ना। रिफॉर्म्स रिटेन्ड एंड एक्सटेंडेड प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, यस। मुस्लिम्स को दिया गया था, बाकी बाद में क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस को भी देना शुरू कर दिया गया, तो रिटेन किया उन्होंने। सेपरेट इलेक्टोरेट्स वे सपोज्ड टू काउंटर इंडियन नेशनलिज्म व्हिच वाज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर, यस। कम्युनल इलेक्टोरेट इसलिए तो कहा जाता है कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल करना था ना, इसीलिए तो उन्होंने किया। डिप्राइव क्लासेस रैलीड अराउंड द फेवर्स इनहेरेंट, तो जो लोग डिप्राइव क्लासेस उनको पसंद आया था, क्या ठीक तो उन लोग को मिल रहा है ना। लेकिन गांधी जी ने अपोज किया था। आपने देखा होगा जब 1932 में बाद में जब मैकडोनल्ड अवार्ड दिया गया था, जिसमें डिप्रेस क्लासेस को जैसे आज मॉडर्न डे जिसको आप दलित या शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उनको जब रिजर्वेशन दिया गया था और या सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया गया था, तो भीमराव अम्बेडकर वगैरह ने इनिशियली सपोर्ट किया था। भीमराव अम्बेडकर चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले, लेकिन फिर जब गांधी जी पूना पैक्ट में फास्ट एंड टू डेथ पे बैठ गए, तब जाकर के गांधी जी को मनाया गया और कहा गया कि ठीक है हम लोग कन्विंस करेंगे रिजर्वेशन के लिए,
इंस्टेड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सो डी इज द राइट आंसर। तो ऑफ कोर्स जो डिप्राइव क्लासेस अगर उसको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा तो सपोर्ट करेगी ना जनरली कि हाँ हमको मिला, फायदा हुआ। ओके, सो डी इज द राइट आंसर। ये 2026 का क्वेश्चन था। तो आपको एक चीज रियलाइज हो गई होगी कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप अभी भी नहीं कन्विंस हुए हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट होता है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज, प्लेलिस्ट में जाओ और ये वाला देख लेना, यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू रिपीटेशन में व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करना और ये सारे वीडियोस देख लेना। आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि कैसे पीवाईक्यूज रिपीट हो रहे हैं ये सब। ओके, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको पसंद आया तो आप जरूर जा करके ये हमारे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो। learnupies.com पे जाओ, ब्राउज कोर्सेज पे क्लिक करो और ये दोनों कोर्सेज है आप जाके ले सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।